सेंट्रल मॉल से खरीदे सामानों के दोनों थैले साक्षी ने सोफे पर रखे और गृह सेविका को एक गिलास पानी लाने को कहा। तभी उसकी माँ नंदिता जी ने उसे पानी का गिलास थमाया। अरे माँ, आप क्यों, चंदा नहीं है क्या? उसने आश्चर्य से पूछा। है ना, वो सब्जियां काट रही थी तो मैं ही तेरे लिए पानी लेकर आ गई। पर तू इन 2 थैलों में क्या क्या लाई है? नंदिता जी ने थैले की तरफ इशारा किया। वो माँ, मॉल में सेल लगी हुई है। तभी उसका 3 वर्षीय बेटा मनु उसका हाथ पकड़कर पूछने लगा, मम्मा, डैडी से आपकी कट्टी हो गई, आप उनसे गुस्सा हो? मनु के सवालों से वो चिढ़ गई। उसने चंदा को बुलाकर कहा कि मनु को बाहर घुमा लाओ। नंदिता जी बोली, आखिर कब तक तू मनु के सवालों से पीछा छुड़ाती रहेगी? एक दिन तो बस माँ, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। कहते हुए साक्षी सोफे पर ही मुंह फेर कर लेट गई। नंदिता जी अपने कमरे में आ गईं। मेज पर रखी फोटो फ्रेम में लगी अपनी बेटी दामाद की तस्वीर को देखकर सोचने लगी कि ये बच्चे भी ना हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं। नंदिता जी अपनी एकलौती बेटी के लिए ऊंचे ओहदे वाला दामाद तलाश कर रही थी कि एक दिन साक्षी ने उनसे कहा कि वो रजत सर को चाहती है और विवाह भी उन्हीं से करेगी। सुनकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब समझी, पिछले 4 महीने से तू इतना क्यों रजत सर कर रही थी। देख, वो लेक्चरर तुझे 2 वक्त का खाना खिलाने के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। तू ऐशो आराम में पली बड़ी है। 4 दिनों में ही तेरे सर से प्यार का भूत उतर जाएगा। लेकिन साक्षी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आप लोग नहीं माने तो मैं रजत सर के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। बेटी की जिद को देखते हुए उसके पिता रघुनाथ जी ने पत्नी को समझाया, धीरज से काम लो नंदिता, जवानी के जोश में लड़की ने गलत कदम उठा लिया तो हम लोग कहीं के ना रहेंगे। एक बार रजत और उसके माता पिता से मिलने में क्या हर्ज है। रजत के आकर्षक व्यक्तित्व से नंदिता जी बहुत प्रभावित हुईं। उससे बात करके और उसके माता पिता के बात व्यवहार को देखकर रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। एक शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने साक्षी का विवाह रजत के साथ कर दिया। अपना मनचाहा वर पाकर साक्षी बहुत खुश थी। उसके 2 महीने तो हंसते खेलते बीत गए। उसके बाद से वो रजत के सामने सवालों की झड़ी लगाने लगी। आप इतनी देर तक कहाँ थे? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? रीना के पति तो टाइम पर घर आ जाते हैं, तो फिर आप कहाँ? रजत उसे समझाने का प्रयास करते कि परीक्षा के समय हम शिक्षकों का देर से घर आना आम बात है। उसके सास ससुर भी यही बात कहते हुए उसे समझाते कि कॉलेज यहाँ से दूर है, समय तो लगेगा ही, हमें तो आदत हो गई और तुम्हें भी हो जाएगी। कुछ समय तक तो वो शांत रही। उसके बाद उसे रजत का माता पिता के साथ बातें करना बुरा लगने लगा। उसके ससुर बेटे बहू को खुश देखना चाहते थे, इसलिए रजत से बोले कि तुम अपने कॉलेज के पास ही एक घर देख लो, समय पर घर आ जाया करोगे तो बहू को समय दे पाओगे, वो भी खुश रहेगी। बेटी के सास ससुर से अलग रहने पर नंदिता जी का माथा ठनका। इतने दिनों में वो रजत के स्वभाव को अच्छी तरह से पहचान गई थी। साथ ही वो अपने बेटी के मिजाज को भी जानती थी। समझ गई कि अलग रहने की तिकड़म उनकी बेटी ने ही लगाई होगी। नए घर में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों तक तो साक्षी खुश रही। उसके बाद फिर से वो रजत से शिकायतें करने लगी। कई बार तो वो अपने माता पिता के सामने ही रजत को आपने ये क्यों किया कहने लगती। नंदिता जी ने उसे समझाया कि माँ बेटे को तो तू पहले ही अलग कर चुकी है, अब कम से कम पति पत्नी के रिश्ते को तो तमाशा मत बना। आप तो बस मुझे ही कहती हैं, उन्हें भी तो। वो मुंह फुला लेती थी। तब नंदिता जी ने कहा कि साल होने को आया है, अब घर में नन्ना मुन्ना ले आओ, तुम दोनों को और करीब ले आएगा। वो आ रहा है ना माँ? कहते हुए वो शर्मा गई थी। बेटे मनु के जन्म के बाद रजत की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, इसलिए विद्यार्थी अपने डाउट्स क्लियर करने कभी कभी उनके घर भी आ जाया करते थे। एक दिन रजत की तबीयत ठीक नहीं थी, तब उसके कलीग महेंद्र सर और शालिनी मैडम उनसे मिलने आए। विषय संबंधी बातचीत होने लगी। कुछ देर के बाद महेंद्र सर चले गए, लेकिन शालिनी मैडम कुछ देर और बैठी रहीं, जो साक्षी को अच्छा नहीं लगा। वो शालिनी मैम को भला बुरा कहने लगी। उसने यहाँ तक कह दिया कि आप मेरे पति पर डोले डाल रही हैं। अपने कलीग का अपमान रजत से बर्दाश्त नहीं हुआ। शालिनी मैम के जाने के बाद रजत बोले, साक्षी, एक महिला होकर दूसरी महिला का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वो उम्र में तुमसे बड़ी हैं, इतना तो लिहाज करती। और वो जो आप पर डोरे डाल रही थी उसका क्या? साक्षी, जबान को लगाम दो वरना। रजत जोर से चिल्लाए। उनका हाथ उठते उठते रह गया। बस उसी समय साक्षी ने एक बैग में अपने कपड़े ठूंसे और 2.5 वर्ष के मनु को लेकर अपने पिता के घर आ गई। साक्षी को यूं अचानक देखकर नंदिता जी समझ गईं कि कुछ तो हुआ है। उन्होंने रजत को फोन करके उसके पहुंचने की खबर दे दी। अगले दिन रजत ने आकर अपने सास ससुर को सारी बातें बताई और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगते हुए बोले कि मैं साक्षी को लेने आया हूँ, लेकिन साक्षी ने जाने से इनकार कर दिया। रजत हर महीने आते, बेटे से मिलते, लेकिन साक्षी ने उनसे कभी बात नहीं की। अपनी माँ से कहती कि रगड़ने दो उनको नाक,
साक्षी के सास ससुर भी आते, पोते से मिलने और बहू को समझाते, लेकिन साक्षी अपनी ही जिद पर अड़ी रही। 6 महीने बीत गए। फिर रजत और उसके माता पिता का आना जाना भी कम होने लगा। रिश्तों की बढ़ती दूरियां देखकर नंदिता जी का मन घबरा उठता था। रघुनाथ जी भी बेटी को समझाते कि पति पत्नी के आपसी समझ से ही परिवार रूपी गाड़ी चलती है, पर उस वक्त तो साक्षी को अपने अलावा सभी गलत ही दिखाई दे रहे थे। साक्षी ने अपनी सहेली के प्ले स्कूल में मनु का एडमिशन करा दिया था। वहाँ वो सबके पिता को देखता था तो घर आकर कभी अपनी माँ तो कभी नानी से पूछता था कि मेरे डैडी क्यों नहीं आते। आज भी उसने यही प्रश्न किया तो साक्षी हमेशा की तरह टाल गई और अपनी माँ को भी चुप करा दिया। एक दिन साक्षी अपनी सहेलियों से मिलने गई। वहाँ पर 2 सहेलियों को न देखकर उसने दिव्या से पूछ लिया, रीमा और मधु क्यों नहीं आई? तब दिव्या बोली, दोनों अपने अपने पति के साथ चली गयी। पर उनका तो? साक्षी ने आश्चर्य से पूछा। यार, पति पत्नी के बीच ये सब चलता रहता है। अपने माँ बाप भी 4 बात बोल देते हैं तो क्या हम उन्हें छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर मियाँ बीबी के झगड़े में बेचारे बच्चों का तो भविष्य चौपट हो जाता है। दिव्या बोलती जा रही थी और साक्षी सोच रही थी, मैं भी तो अपने मनु के साथ। उसका मन बेचैन हो उठा। घर आकर वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। नंदिता जी ने पूछा कि क्या बात है, तो वो टाल गई, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने उसके मन की व्यथा कह दी थी। उन्होंने बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा तो वो फफक पड़ी। मम्मी, रीमा और मधु अपने पति के साथ चली गईं और मैं। तब नंदिता जी बोली, देख बेटी, शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, बल्कि 2 परिवारों के बीच एक मधुर संबंध कायम होता है, जिसे थोड़ा झुककर और कुछ बातों को नजरअंदाज करके निभाया जाता है। रजत तेरे पति हैं तो वो अपने माता पिता का बेटा भी हैं। उन्हें अपने विद्यार्थी और कलीग के साथ भी अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ता है, जैसे कि तू उनकी पत्नी के साथ साथ एक बेटी और एक सहेली के दायित्वों को निभाती है। उन्होंने तो तुझे कभी रोका टोका नहीं, तो फिर तू क्यों? मैं जानती हूँ कि तू रजत को बहुत प्यार करती है, उन्हें फोन करना चाहती है, लेकिन अपने हाथ रोक लेती है। जब इतना प्यार करती है तो फिर दूरी क्यों? तुम दोनों के रिश्तों में बढ़ती दूरियों का दंश मासूम मनु झेल रहा है। उसे अपने पिता से और दादा दादी से, अपने पोते से दूर करके तुझे। अब मैं क्या करूँ माँ? नंदिता जी कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजे पर खड़े रघुनाथ जी ने उन्हें कुछ न कहने का इशारा किया। हंसते हुए वो इतना ही बोली, तू तो अपने फैसले खुद करती है ना। साक्षी ने तुरंत रजत को फोन लगाया, लेकिन फोन इंगेज आने लगा। दरअसल कई दिनों से रजत के मित्र भी उन्हें समझा रहे थे कि पति पत्नी के बिगड़ते संबंधों का बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अपने और साक्षी के बीच की दूरियों को इतना भी मत बढ़ाओ कि। इसलिए साक्षी को मनाने के लिए वो भी उसी वक्त कॉल कर रहे थे, जिसकी वजह से फोन इंगेज आ रहा था। बार बार इंगेज आने पर साक्षी ने फोन रख दिया और अपना सामान पैक करने लगी। कुछ देर के बाद ही डोरबेल बजी तो उसका दिल धड़का। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और सामने रजत को देखा तो बोल पड़ी, इतने दिनों के बाद क्यों? अच्छा, तुम्हारा फोन क्यों इंगेज आ रहा था? तभी रघुनाथ जी बोले, तुम दोनों फिर से? सॉरी पापा, दोनों एक साथ बोल पड़े। भारी मन से नंदिता जी ने अपनी बेटी और नाती को विदा किया, लेकिन वो खुश थी कि समय रहते ही साक्षी ने रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को समझ लिया था। साक्षी ने अपने सास ससुर से भी माफी मांग ली और उन्हें साथ रहने को कहा। तब उसके ससुर अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटी अब हमें भी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो सभी ठाका मारकर हंसने लगे। आप भी ना, कहते हुए साक्षी की सास शर्मा गईं। कभी कभी हम बेवजह अपने रिश्तों से दूरियां बना लेते हैं, बाद में पछताते हैं और फिर माफी मांगकर उन दूरियों को खत्म भी कर लेते हैं, जैसे कि साक्षी ने किया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।